तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th का जो आपका फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट है बच्चों, इसका एक इम्पॉर्टेंट सैम्पल क्वेश्चन पेपर इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। और ये सैम्पल पेपर आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा जो आपका 12 मार्च, जी हाँ बच्चों, 12 मार्च 2024 को जो आपका फिजिकल का बोर्ड एग्जाम होने वाला है, इसके अंदर आपको ये सैम्पल पेपर बहुत ज़्यादा मदद करेगा। क्योंकि जो भी क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करते हैं सैम्पल पेपर के अंदर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों। पिछले 10 साल का अगर आप पेपर उठा करके देखेंगे तो ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रखे हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहें तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करते हैं उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोज़ को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, विद्यालय स्टडी पॉइंट को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का घंटा कुछ भी कह सकते हैं उसका आइकन देखने को मिलेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर आ जाया करे, जिससे कि जो आपकी तैयारी है एग्जाम्स के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। और बेसिकली ये वाला सैम्पल पेपर हम लोग कर ही रहे थे, ये इस सैम्पल पेपर का पार्ट 2 वाला वीडियो होने वाला है। ठीक है, अगर अभी तक आपने इसका पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उस पर क्लिक करके पार्ट 1 वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। अगर आपने पार्ट 1 का वीडियो देख लिया है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा बच्चों। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्लास 12th है, हमारा सब्जेक्ट है फिजिकल एजुकेशन, जिसका आपका सब्जेक्ट कोड रहता है 048, हिंदी में जिसको आप शारीरिक शिक्षा विषय भी बोलते हैं। ठीक है, और फिजिकल एजुकेशन का जो आपका पेपर होगा वो 3 घंटे का होगा। अधिकतम अंक जो आपके रहने वाले हैं वो 70 रहने वाले हैं, यानी कि 70 नंबर का आपका पेपर आएगा। बात करें अगर आपसे आपके बोर्ड के पेपर की, तो जो आपका बोर्ड का पेपर आता है वो कुछ इस तरह से आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए आपको दिखाया गया है। इसके नीचे चले तो यहाँ पर आपको सामान्य निर्देश बताया गया है। वीडियो को पॉज करके आप रीड कर सकते हैं। मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको सामान्य निर्देश पिछले वाले वीडियो में, यानी कि पार्ट 1 वाले वीडियो में बता रखा है बच्चों। ठीक है, वो वाला सामान्य निर्देश डिस्कस कर लेते हैं जो क्वेश्चंस हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे ये वाला जो वीडियो है वो सेक्शन सी से। तो सेक्शन सी के अंदर क्वेश्चन नंबर 24 से लेकर के 28 तक क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जो कि 3-3 नंबर के रहने वाले हैं और लघु उत्तर प्रकार के प्रश्न रहेंगे। इनका आंसर आपको 100 से 150 शब्दों में देना है। इसके अंदर आपको चॉइस वगैरह भी देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आपका खंड डी यानी सेक्शन डी आ जाएगा, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 29 से लेकर के 31 तक क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ये 4-4 नंबर के क्वेश्चन होंगे और केस स्टडी आधारित क्वेश्चन जो है यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे। इसके अंदर भी आंतरिक विकल्प आपको देखने को मिलेगा। और लास्ट वाला जो सेक्शन रहेगा खंड ई, जिसको आप कह सकते हैं सेक्शन ई, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 32 से लेकर के 34 तक क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ये 5-5 नंबर के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रकार के बोले तो लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन, और इनका आंसर आपको 200 से 300 शब्दों में देना है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके अंदर भी आपको चॉइस देखने को मिलेगा बच्चों। ठीक है, और जो हमने यहाँ पर सामान्य निर्देश डिस्कस किया, इंग्लिश मीडियम में यही जनरल इंस्ट्रक्शंस करके आता है। वीडियो पॉज करके अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। वैसे मैंने बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको समझा दिया बच्चों। ठीक है, बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें रहीं जो 12 मार्च 2024 को आपका फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम होने वाला है, बोर्ड एग्जाम, उससे संबंधित। आशा करता हूँ कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। चलिए अब अपने वीडियो को हम शुरू करते हैं और देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे हैं और कैसे उसका आंसर हम लिख सकते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट है बच्चों, इसको ध्यान से समझिए। हम आपके लिए लेकर के आए हैं फिजिकल एजुकेशन का, पॉलिटिकल साइंस का और हिस्ट्री सब्जेक्ट का, इन तीनों ही सब्जेक्ट का 2020 सैम्पल पेपर। जी हाँ बच्चों, पर सब्जेक्ट के हिसाब से 20 सैम्पल पेपर का हम आपके लिए PDF लेकर के आए हैं। अगर आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाना चाहते हैं तो आप इन सैम्पल पेपर्स को बाय कर सकते हैं। वैसे तो इनका जो प्राइस है पर सब्जेक्ट के हिसाब से वो 199 रुपीज़ है, लेकिन अभी अगर आप लेते हैं तो केवल 99 रुपीज़ में आपको जो है वो एक सब्जेक्ट का सैम्पल पेपर देखने को मिल जाएगा। जैसे अगर मैं फिजिकल एजुकेशन की बात करूँ तो वो आपका यहाँ पर वैसे तो 199 का है। अगर आप उनको ये व्हाट्सअप नंबर पर वैसे आपको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा लेने के लिए। अगर आप टेलीग्राम पर लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर भी ले सकते हैं, ये टेलीग्राम का ऊपर वाला नंबर है। ठीक है, अगर आप उनको बोलेंगे कि मुझे फिजिकल एजुकेशन का चाहिए, ठीक है, तो वो आपको बोलेंगे कि 199 रुपये पे कर दीजिए।
तो आप बोलेंगे कि नहीं 199 सर पे नहीं करूँगा, मेरे पास एक कूपन कोड है जो सर ने मुझे बताया था, जय सर ने, वो है VSP07। जैसे ही आप उनको ये कूपन कोड बताएंगे, डायरेक्ट आपको फ्लैट 50% का ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। फिर आपको कितना पे करना पड़ेगा, केवल 99 रुपये। 99 रुपये में आपको 20 सैम्पल पेपर देखने को मिल जाएंगे। इस हिसाब से एक सैम्पल पेपर केवल 5 रुपये का पड़ा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि 3 सब्जेक्ट का एक साथ लेना तो ये ले सकते हैं। इसके अंदर 31 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा एक्स्ट्रा आपको, और 269 रुपीज़ में आपको 3 सब्जेक्ट का, फिजिकल एजुकेशन, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस का मिल जाएगा आपको सैम्पल पेपर। और टोटल कितने सैम्पल पेपर मिलेंगे आपको, 60 सैम्पल पेपर मिलेंगे। चाहे आप हिंदी में भी ले सकते हैं या इंग्लिश में भी ले सकते हैं, जो भी आपका यहाँ पर मीडियम है। अगर आप 2 सब्जेक्ट का लेना चाहते हैं तो आपको 190 रुपीज़ में मिल जाएगा, यहाँ पर आपको 10 रुपये एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप एक सब्जेक्ट का लेना चाहते हैं तो केवल 99 रुपीज़ में ले सकते हैं, और आप बेझिझक होकर के ले सकते हैं बच्चों। ये सैम्पल पेपर जो है मैं आपको इसीलिए रिकमेंड कर पा रहा हूँ इतना बेझिझक होकर के, क्योंकि हमारे द्वारा बनाए गए हैं। हमारा आज तक का सारा एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा, एक्सपर्टीज़ हमने इसके अंदर डाली है, ठीक है। सारी आंसर, सारा जो भी डिज़ाइन किया गया ना, सब हमारे द्वारा किया गया है, और बहुत अच्छा सैम्पल पेपर है बच्चों। इनको ज़रूर लीजिए और अपनी परीक्षाओं की तैयारी में 4 चाँद लगाइए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग आ गए हैं सेक्शन सी के अंदर, जिसको हिंदी में आप खंड सी भी बोलते हैं। इसके अंदर हमसे शॉर्ट आंसर टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जाएंगे। बोले तो लघु उत्तरीय प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो पूछे जाएंगे और उसका आंसर हमें देना है। तो चलिए देखते हैं क्या करके क्वेश्चन को। यहाँ पर 24वां क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है हमसे, कि चपटे पैरों के कारण तथा सुधारात्मक उपाय लिखिए। जो चपटा पैर हो जाता है उसके क्या कारण हैं और कैसे उसको सुधारा जा सकता है, उसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर आप बगल में चित्र देख पा रहे होंगे, ये होता है आपका चपटा पैर, ठीक है। देखिए भगवान ने जो हमारा पैर बनाया है वो कुछ इस तरह से बनाया है, ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पैर का तलवा है बच्चों। अगर आप अपना पैर उठा करके देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, बीच में गैप देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन जिस भी व्यक्ति को इस तरह का स्थिति हो जाता है, ये चपटा पैर हो जाता है, एक तरह का विकार, एक तरह का बीमारी है, तो उसका पैर जो होता है, उसका पैर का तलवा जो होता है वो कुछ इस तरह का हो जाता है, बिल्कुल चपटा हो जाता है, ठीक है। इसके कई सारे कारण हो सकते हैं इस तरह की स्थिति होने के। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मांसपेशियों तथा हड्डियों जो है वो कमज़ोर हो जाना। अगर आपकी मांसपेशियां या हड्डियां हैं वो कमज़ोर हो गई हैं तो चपटे पैर की स्थिति हो सकती है। अगर वजन ज़्यादा है, ओवर वेट है, तो भी चपटा पैर हो सकता है। लंबे समय तक भारी बोझा उठाने से भी चपटे पैर की स्थिति हो सकती है बच्चों, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब इसमें कैसे सुधार किया जा सकता है। अगर किसी को चपटे पैर की स्थिति हो गई, उसका पैर चपटा हो गया है बिल्कुल, तो कैसे ठीक किया जा सकता है उसको। तो यहाँ पर उचित प्रकार के जूते पहन करके यहाँ पर ये स्थिति को ठीक किया जा सकता है। रेत पर चल करके और दौड़ करके इस स्थिति को ठीक किया जा सकता है। पंजों पर कूद करके ये जो चपटे पैर की स्थिति है इसको ठीक किया जा सकता है। तो इस तरह से आंसर आपको लिखना है बच्चों। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते चलिए बच्चों। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करते हैं उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए बच्चों, ठीक है। तो लाइक जरूर कीजिएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, राइट द कॉजेस एंड करेक्टिव मेजर्स फॉर फ्लैट फीट। तो कॉजेस आप यहाँ पर देख सकते हैं, किन कारणों से आपका ये फ्लैट फीट होता है। तो वीकनेस अगर आपके मसल्स में है, बोन्स में है तो हो सकता है। अगर ओवर वेट है आप तो हो सकता है, ठीक है। और भी यहाँ पर आपको बताया गया है कि लंबे समय तक अगर आप भारी वजन ढोते हैं, हैवी लोड्स उठाते हैं तो हो सकता है, ये आपका कॉज हो सकता है। और क्या करेक्टिव मेजर्स है वो हो गया आपका यहाँ पर वेयरिंग प्रॉपर टाइप ऑफ शूज़, वॉकिंग एंड रनिंग ऑन सैंड एंड जंपिंग ऑन टॉस करके, ठीक है। तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि भोजन के सूक्ष्म पोषक तत्वों के रूप में विटामिन ए, बी और डी का वर्णन करें, ठीक है। जो आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे फूड के, उसके बारे में आपको बताना है, जिसके अंदर विटामिन ए, बी, डी, इसके बारे में यहाँ पर पूरा आपको एक्सप्लेन करके बताना है। तो सबसे पहले विटामिन ए के बारे में समझिए, ये क्या होता है। इसे रेटिनल भी कहा जाता है। यह शरीर की वृद्धि और विकास के लिए बहुत ही जरूरी है, विशेष करके आंखों के लिए। जिसको भी आंखों से संबंधित समस्या है उसको डॉक्टर सलाह देते हैं कि विटामिन ए वाली चीज़ों को ज़्यादा आप कंज्यूम कीजिए, ठीक है। जैसे गाजर हो गया आपका, और भी बहुत सारी चीज़ें जिसमें विटामिन ए मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया। विटामिन बी के बारे में देखिए, उसके अंतर्गत विटामिन बी के 6 विटामिन आते हैं। यहाँ पर एक ग्रुप है विटामिन का जो विटामिन बी के अंतर्गत आता है, ठीक है। जो टोटल 6 आपका यहाँ विटामिन बी के अंदर आ जाते हैं, जो कि सामान्य स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक जरूरी है, आवश्यक है। तो ये आपका विटामिन बी है बच्चों, जो आपका नॉर्मल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और टोटल 6 विटामिन का एक ग्रुप होता है विटामिन बी,
ठीक है। लास्ट में है विटामिन डी, यह शरीर की सभी हड्डियों को बनाने और उनके वृद्धि और विकास में से बहुत ज़्यादा सहायक होता है। जनरली विटामिन डी जो है आपको धूप से भी मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप सनलाइट में 10 मिनट, 15 मिनट या 20 मिनट तक खड़े होंगे तो आपको विटामिन डी देखने को मिल जाएगा। मैं तो डेली बेसिस पे कोशिश करता हूँ कि सूरज का धूप कम से कम 15 से 20 मिनट तो ले ही लूँ, और बहुत मज़ा आता है, लिटरली बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि अभी सर्दियों का टाइम है, और सर्दियों के टाइम में सुबह-सुबह जब आप धूप में जाएँगे तो ओए होए होए! क्या जन्नत महसूस होता है। वही आज से 1 से डेढ़ महीना बाद जब होली बीत जाएगा, जब गर्मी का महीना आ जाएगा ना, तब धूप में जाके दिखा दीजिएगा ना मेरे को, एकदम चिलचिलाती हुई धूप रहेगी और एकदम ना मुर्गा की तरह भुन जाएँगे आप एकदम। बोलेंगे अरे सर जी एकदम कड़वा हो गए हम यहाँ पे धूप में आकर के, ठीक है। तो अभी धूप के मज़े ले लीजिए, ठीक है। चलिए, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्क्राइब विटामिन्स ए, बी एंड डी एज़ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड करके, ठीक है। तो आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है बच्चों। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए 26वां क्वेश्चन कि अस्थि भंग के मुख्य कारण लिखिए। अस्थि भंग मतलब फ्रैक्चर की बात कर रहा है ये। तो अस्थि भंग जो है अस्थि पर तेज प्रहार या टक्कर से होता है। फ्रैक्चर जो होता है ना, वो आपकी जो अस्थियां हैं, हड्डियां हैं, उनकी बात हो रही है, उस पर अगर तेज प्रहार हो गया या कहीं टक्कर लग गया तो आपको फ्रैक्चर हो जाएगा। मान लीजिए आप खेल रहे हैं, खेलते खेलते कहीं गिर गए तो आपका हाथ टूट जाएगा, तो वो एक तरह का फ्रैक्चर हुआ बच्चों, समझ में आया। न केवल हाथ पैर में भी हो सकता है, कहीं पर भी आपका हड्डी टूट सकता है, वो फ्रैक्चर कहलाएगा। अभी फ्रैक्चर के बारे में और डिटेल में भी देखेंगे, पहले यहाँ पर देख लीजिए। इसके मुख्य कारण निम्नलिखित हो सकते हैं अस्थि भंग के। खेलों में खिलाड़ियों में आपस में टक्कर या खिलाड़ी का किसी भी भारी उपकरण व वस्तु से टकराने के कारण अस्थि भंग की स्थिति हमें देखने को मिल सकती है। लंबी दूरी अवधि की दौड़ या पैदल चाल में अस्थि भंग हो सकता है। सख्त सतह पर अनायास ही गिरना, अगर कोई सख्त सतह है वहाँ पर आप गिर जाते हैं इस तरह से, तो वहाँ पर भी आपका अस्थि भंग हो सकता है। अगर शरीर में कैल्शियम की कमी है तो भी अस्थि भंग की स्थिति हमें देखने को मिल सकती है बच्चों, ठीक है। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, राइट द मेन कॉजेज ऑफ फ्रैक्चर्स। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से आंसर आपको लिखना है। तो अब हम लोग आ गए हैं 27वें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर देखिए क्या है कि योग के एक आसन पर्वतासन की विधि व लाभ का वर्णन करें। ये जो योगा का एक आसन है जिसका नाम है पर्वतासन, इसको कैसे किया जाता है, इसकी विधि क्या है और इसका क्या लाभ होता है करने का, उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो पर्वतासन करते कैसे, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक भैया जी है जो पर्वतासन कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं भैया, जैसे हम लोग भगवान को प्रणाम नहीं करते हैं, वैसे ही ये भैया यहाँ पर अपने हाथों को इस तरह से कर रखे हैं और ऐसे अलती पलथी मार करके बैठे हुए हैं, जिसे आलती पालथी मार करके बैठना भी आप कहते हैं। और एकदम हंस रहे हैं, तो आप भी हंसा कीजिए, हंसने से उम्र बढ़ती है। खैर, अब देखिए इसके बारे में। पर्वतासन, इस आसन को करते समय मनुष्य की आकृति एक पर्वत के समान हो जाती है, जिसके कारण इसे पर्वतासन कहते हैं। देखिए कितना आसान सा है आपका कि ये जो आसन है इसको करते समय मनुष्य की जो स्थिति है वो एक पर्वत के समान हो जाती है, एक पहाड़ के समान हो जाती है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है बच्चों, पर्वतासन कहा जाता है। यह आसन जो है वो करने में बहुत ही सरल है। ये जो आसन है ये करने में बहुत ज़्यादा सरल होता है, आप चित्र में देख ही पा रहे हैं इतना सरल होता है ये, ठीक है। अच्छा जी, पूर्व स्थिति क्या है, पद्मासन में बैठ जाए। विधि क्या है, जमीन पर दरी या आसन पर पद्मासन में बैठे, लंबी सांस लेते हुए अपने हाथों को ऊपर की तरफ इस तरह से ले जाए कि आपके हाथ सिर के ऊपर हो और हाथों की हथेलियां आपस में जुड़ जाए। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके हाथ सिर के ऊपर होने चाहिए और हाथों की ये जो हथेलियां है ये आपस में जुड़ जाने चाहिए बच्चों, ठीक है। इसका लाभ क्या होता है, अस्थमा की बीमारी में बहुत ही लाभदायक है ये। रक्त साफ करता है यानी खून साफ करता है, सीना चौड़ा करता है, कंधों को मजबूती देता है और फेफड़े स्वस्थ रहते हैं इससे। तो जिसको भी अस्थमा से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको यहाँ पर पर्वतासन करना चाहिए। अच्छा जी, अब कोई चीज़ का अच्छाई होता है तो बुराई भी होता है, यहाँ पर इसकी बुराई देख लीजिए। पर्वतासन के विपरीत संकेत, यदि व्यक्ति की कलाई, कूल्हे या एड़ी में चोट होती है तो इसका आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। अगर व्यक्ति का कलाई में चोट है, एड़ी में चोट है या कूल्हे में चोट लगा हुआ है तो ये आसन उसको नहीं करना चाहिए। रीढ़ की हड्डी में चोट होने पर भी इस आसन का अभ्यास ना करे बच्चों, ठीक है। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना चाहिए पर्वतासन करते वक्त। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्क्राइब द मेथड एंड बेनिफिट्स ऑफ पर्वतासन अ योगा आसन, ठीक है। तो आप यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में वीडियो को पॉज करके रीड पूरा का पूरा कर सकते हैं। जो मैंने आपको हिंदी में बताया वही चीज़ इंग्लिश में है, बस यहाँ मीडियम बदल गया है, बाकी सारा चीज़ आपका सेम टू सेम रहने वाला है, ठीक है। ये आप वीडियो को पॉज करके पूरा का पूरा रीड कर सकते हैं बच्चों। चलिए,
अब हम लोग आ गए हैं अस्थि भंग के प्रकारों के अंदर। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अभी हम अस्थि भंग के बारे में थोड़ा और अच्छे से समझेंगे। तो अस्थि भंग के प्रकार की बात करें तो अस्थि भंग की चोटों के विभिन्न प्रकार निम्नलिखित है। जैसा आपका कच्ची अस्थि भंग हो गया, बहुखंड अस्थि भंग हो गया, अनुप्रस्थ अस्थि भंग हो गया। ये सब होता कैसे है यहाँ पर आप देख सकते हैं ना। एक होता है आपका कच्चा अस्थि भंग, जिसके अंदर आपका हड्डी कुछ इस तरह से टूटता है, देख रहे हैं यहाँ पर, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखने को मिलेगा। बहुखंड अस्थि भंग, इसके अंदर क्या होता है ना, हड्डी एकदम बहुत सारे टुकड़ों में टूट जाता है, चकनाचूर होना जिसको आप कहते हैं। अगर किसी का मेजर एक्सीडेंट होता है, खतरनाक वाला एक्सीडेंट, तो उसकी हड्डियां अगर टूटती हैं ना तो इस तरह से टूटती हैं। वो जो एक्सरे वगैरह होता है उसके बाद पता चलता है कि अच्छा इसका हड्डी वगैरह इतना ज़्यादा खतरनाक टूट रखा है। एक होता है आपका अनुप्रस्थ अस्थि भंग, ठीक है, इसके अंदर आपका हड्डी में इस तरह से क्रैक आ जाता है, ठीक है। एक होता है तिरछा अस्थि भंग, जिसके अंदर जो हड्डी है ना वो तिरछे रूप में टूटता है आपका। एक होता है पचंडी अस्थि भंग, जिसके अंदर ये देख रहे हैं ऐसा अस्थि भंग होता है, ऐसा फ्रैक्चर होता है। तो ये अस्थि भंग के प्रकार है बच्चों, ठीक है। इस प्रकार से अस्थि भंग होता है, फ्रैक्चर होता है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, इंग्लिश मीडियम में भी साथ साथ आप देख सकते हैं बच्चों। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल याद कर लीजिएगा और एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। जैसे कच्चा अस्थि भंग तो थोड़ा थोड़ा क्रैक आता है, बहुखंड अस्थि भंग तो उसके अंदर पूरा चकनाचूर हो जाता है, अनुप्रस्थ अस्थि भंग इसके अंदर थोड़ा सा बीच से क्रैक आता है, ठीक है। तिरछा यानी तिरछे से अस्थि भंग होगा, यानी कि हड्डी टूटेगा। पचंडी में बहुत सारा इस तरह से हो जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों। ओके, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा बच्चों। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं राइट द टाइप्स ऑफ बोन फ्रैक्चर्स, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों। ओके, और इंग्लिश मीडियम में यहाँ पर आप सारा लिखा हुआ भी देख सकते हैं। चित्र तो वही रहेगा, बस लिखा हुआ इंग्लिश मीडियम में रहेगा, ठीक है। चलिए, अब इसी क्वेश्चन में एक अथवा दे दिया है, एक चॉइस दे दिया है। यानी कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो नीचे वाला जो क्वेश्चन है इसको आप अटेंड कर सकते हैं। इसके अथवा में, इसके चॉइस में देखिए क्या क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि उच्च रक्तचाप के निवारण के लिए स्वशासन विधि की भूमिका स्पष्ट कीजिए। अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर है बच्चों, ठीक है, तो उसके निवारण के लिए यहाँ पर स्वशासन विधि के बारे में बताना है। देखिए, दुनिया में कई तरह की बीमारियाँ ऐसी है जिनको आप कंट्रोल कर सकते हैं, कभी पूरी तरह से जड़ से खत्म नहीं किया जा सकता। जैसे आपको बुखार आ जाता है तो कैसे एक दवाई ले लेते हैं डॉक्टर से सलाह लेकर के और ठीक हो जाता है, लेकिन दुनिया में बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनको आप कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे बीपी, शुगर, थायराइड, ठीक है, अस्थमा। ये ऐसी बीमारियां हैं बच्चों जो ज़िंदगी भर, अगर किसी को हो गया तो ज़िंदगी भर उसको झेलना पड़ता है, ठीक है। खाली दवाई लेकर के उसको कंट्रोल कर सकता है, कभी भी खत्म नहीं कर सकता जड़ से। तो उसी तरह से आपका एक बीमारी होता है उच्च रक्तचाप, जिसको हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। तो इसके निवारण के लिए स्वशासन जो होता है, स्वशासन एक योगा का आसन आप कह सकते हैं, ये होता है, इसकी भूमिका बतानी है आपको, ठीक है। तो इस तरह से देख सकते हैं, अगर किसी को प्रॉब्लम ये हो रहा है हाई ब्लड प्रेशर का, तो उसको क्या करना चाहिए, इस स्थिति में उसको लेट जाना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लेटा हुआ चित्र आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस स्थिति में उसको लेट जाना चाहिए। इससे क्या होगा ना कि जो हाई ब्लड प्रेशर है वो थोड़ा सा कंट्रोल में आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या बताया गया उसको थोड़ा समझिए। स्वशासन विधि, पूर्व स्थिति क्या करनी है, दोनों पैर सीधे रखते हुए कमर के बल लेट जाना है आपको। दोनों पैरों में 1 फुट का अंतर रखना है, दोनों जो पैर है उसके बीच में 1 फुट का अंतर रखना है और एड़ी पंजे बाहर रखने हैं, ठीक है। स्थिर अवस्था में उसको छोड़ देना है। उसके बाद दोनों हाथों की हथेलियां ऊपर रखते हुए शरीर से थोड़ी दूरी पर स्थिर अवस्था में रखने हैं इसको। आंख बंद करके मन को श्वास पर केंद्रित करना है। आंख को बंद कर लीजिए और मन को कहाँ पर केंद्रित करना है, कहाँ फोकस करना है, सांस के ऊपर, ठीक है। किसी भी प्रकार का काम या विचार नहीं आने देना है। पैर से सिर तक के भाग को स्थिर तथा अनुभव करें कि शरीर केवल सव रह गया है। तो इस स्थिति में हम लोग यहाँ पर उच्च रक्तचाप को कंट्रोल कर सकते हैं और ये जो स्वशासन है उसको कर सकते हैं बच्चों। ओके, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा बच्चों। चलिए, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सप्लेन द रोल ऑफ ब्रीथिंग मैटर फॉर द प्रिवेंशन ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। तो यहाँ पर आप सारा चीज़ देख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम में आपका लिखा हुआ है, बाकी मैंने आपको समझा ही दिया हिंदी मीडियम में पूरा आपको। चलिए, अब हम लोग आ गए हैं सेक्शन डी के अंदर, जिसको हिंदी में खंड डी भी आप कहते हैं। तो सेक्शन डी का पहला क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन पेपर का 29वां क्वेश्चन क्या है कि शिक्षक के साथ साथ प्रशिक्षक हमेशा विभिन्न प्रतिस्पर्धी खेलों में अपने छात्रों के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हैं, ठीक है। देखिए, जो शिक्षक होते हैं और प्रशिक्षक होते हैं वो हमेशा ये क्या करते हैं कि अपने स्टूडेंट्स को और अच्छे से समझाने के लिए,
ठीक है, और अच्छे से बताने के लिए वो खुद भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए मैं अपना ही एग्ज़ाम्पल आपको दे करके बताता हूँ कि मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, जैसे फिजिकल एजुकेशन, हिंदी, इंग्लिश, जियोग्राफी, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, बहुत सारे सब्जेक्ट मैं कवर करता हूँ। आप बोलते होंगे सर इतने सारे सब्जेक्ट आप कवर कैसे कर लेते हैं? तो इसके लिए मुझे पढ़ाई करना पड़ता है, ठीक है? मान लीजिए मैं आपको 2 सैंपल पेपर, 3 सैंपल पेपर यहाँ पर समझाने वाला हूँ, 1-2 वन शॉट का वीडियो देने वाला हूँ, तो जो भी मुझे आपको पढ़ाना है, पहले मुझे खुद पढ़ना पड़ता है, फिर ये देखना पड़ता है कि यार ये जो क्वेश्चन है ना, इसके अकॉर्डिंग मैं ये वाला एग्ज़ाम्पल दूँगा ना, तो बच्चा आसानी से समझ जाएगा, ठीक है? आपका लेवल क्या है, क्लास 12th का लेवल है आपका, तो 12th के लेवल को ध्यान में रखना पड़ता है और अच्छे से उसको स्टडी करने के बाद, 1-2 बार प्रैक्टिस करने के बाद तब वहाँ पर क्लास लेना पड़ता है, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो पूरी दुनिया में भी यही रूल फॉलो होता है। जो भी प्रशिक्षक होता है, ट्रेनर वगैरह होते हैं, वो क्या करते हैं कि जो कॉम्पिटिशन वाले खेल होते हैं, उनके लिए पहले खुद समझते हैं, खुद प्रयास करते हैं, उसके बाद जो है उनको पूरा आ जाता है, फिर वो बच्चों को सिखाते हैं। ठीक है? इसी तरह से यहाँ पर बताया गया है। आगे देखिए बोला गया है यहाँ पर कि यदि उन्हें बायोमैकेनिक्स का पर्याप्त ज्ञान है, तो वे छात्रों के प्रदर्शन को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये हमने पढ़ लिया। अब यहाँ पर 2 चित्र आपको दिया गया है। पहले वाले चित्र में आप देख सकते हैं इस तरह से एक लड़का जो है फुटबॉल को लात मारता हुआ दिखाया गया है, और दूसरे वाले चित्र में यहाँ पर जो बेसबॉल नहीं होता, वो जो डोरेमोन में खेला जाता है, उस तरह से दिखाया गया है यहाँ पर। ये देख सकते हैं, ये दूसरा वाला चित्र है और ये आपका पहला वाला चित्र है बच्चों। ठीक है? ये देख सकते हैं आप, ठीक है? पहला और दूसरा। चलिए, अब इससे रिलेटेड देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि नीचे की ओर उछाल पर जितना अधिक बल लगाया जाता है, गेंद उतना ही अधिक हवा में उछलता है या उछलती है। यह कथन किस कानून का हवाला देता है? तो यह गति का तीसरा नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम जो है, इसको हवाला देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊपर दिए गए चित्रों में न्यूटन के तीसरे नियम को डैश में दर्शाया गया है। तो न्यूटन का जो तीसरा नियम है उसको इस पहली चित्र में दर्शाया गया है। ठीक है, तो पहला चित्र आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है न्यूटन के दूसरे नियम को डैश के रूप में भी जाना जाता है, तो त्वरण का नियम भी इसको कहते हैं बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर और उस पर कार्य करने वाली विभिन्न शक्तियों का अध्ययन डैश है, तो उसे किनेशियोलॉजी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए इसी में एक अथवा दे दिया है। अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो नीचे वाला क्वेश्चन कर सकते हैं कि एक उच्च जंपर एक ठोस सतह से ऊंची छलांग लगा सकता है, क्योंकि यह उसके शरीर का उतना ही बल के साथ विरोध करता है जितना वह उत्पन्न करने में सक्षम है। यह उदाहरण गति के किस नियम को दर्शाता है? तो ये जो उदाहरण है बच्चों, ये गति का जो तीसरा नियम है, क्रिया प्रतिक्रिया का जो नियम है, इसको दर्शाता है बच्चों। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह है, यहाँ से आप देख सकते हैं जो बेसिक सी बात पढ़ने के लिए दी गई थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और जो कार्टून जो चित्र था वो ये भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन जो था ये आप देख सकते हैं, और आंसर इस तरह से आपको लिखते हुए चलना है। वही चीज़ जो हिंदी में मैंने आपको समझाया वही चीज़ इंग्लिश में भी रहेगा, बस मीडियम आपका बदल जाएगा, इंग्लिश हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए बच्चों, अब हम लोग आ गए हैं तीसरे क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर देखिए क्या है कि 8वीं कक्षा के शिक्षक ने हाल ही में शामिल हुए छात्र शेखर के व्यवहार को देखा, वह अन्य छात्रों से अलग है। ठीक है, 8वीं कक्षा के एक शिक्षक है, एक टीचर है, उन्होंने हाल ही में नोटिस किया एक छात्र जो वहाँ पर शामिल हुए थे, जिनका नाम शेखर है, उनका व्यवहार जो है उसको नोटिस किया उन्होंने, उनके बिहेवियर को, और उन्होंने देखा कि वह अन्य छात्रों से अलग है। ठीक है, उसे कक्षा में सामान्य छात्रों के साथ खेलकूद और खेल गतिविधियों को करने में कठिनाई होती है। कक्षा शिक्षक ने उसके माता पिता को बुलाया और उन्हें स्कूल के विशेष शिक्षक के पास ले जाने का सुझाव दिया। तो इस तरह से आप यहाँ पर चित्र देख सकते हैं, ये दिव्यांग बच्चे हैं इसमें ज़्यादातर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया है हमसे कि अक्षमता का अर्थ आपको बताना है, जिसे डिसेबिलिटी कहते हैं इंग्लिश में। तो ये आपका होमवर्क है, मुझे कमेंट करके बताइएगा, एटलीस्ट 2 से 3 लाइन तो होना चाहिए। कमेंट करके बताइएगा कि सर जी अक्षमता का मतलब ये होता है। जिस भी बच्चे का आंसर सबसे पहले आएगा और करेक्ट आंसर होगा, उसके कमेंट को मैं यहाँ पर हार्ट का यानी दिल का निशान दे दूंगा, ताकि और बच्चे समझ सके बच्चे ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमारा क्या है, विशेष आवश्यकता अक्षम व्यक्ति वाले बच्चों के लिए प्रयुक्त सबसे उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो उनके लिए हम लोग दिव्यांग शब्द का उपयोग कर सकते हैं। वैसे तो पहले विकलांग बोला जाता था, लेकिन उनके लिए सबसे बेस्ट जो वर्ड होगा वो होगा दिव्यांग, क्योंकि जो ऐसे व्यक्ति होते हैं, ऐसे बच्चे होते हैं, बेशक उनके शरीर का एक हिस्सा काम नहीं करता है, मान लीजिए किसी का पैर काम नहीं कर रहा है, किसी का आँख काम नहीं कर रहा है, किसी का हाथ काम नहीं कर रहा है, ठीक है,
तो वो यहाँ पर विकलांग या दिव्यांग की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। लेकिन उनका पूरा शरीर ही अनमोल होता है, वो और लोगों से बहुत ज़्यादा स्मार्ट होते हैं बच्चों, ठीक है। तो विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं या जो डिसेबल बच्चे हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट वर्ड जो होगा जिससे हम उनको बुला सकते हैं वो है दिव्यांग बच्चों, ठीक है। क्योंकि उनके शरीर में कोई ना कोई एक ऐसा अंग होता है जो दिव्य होता है, अन्य लोगों से अलग होता है और बहुत ज़्यादा स्मार्ट होते हैं ऐसे लोग, ध्यान रखिएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए, हैप्पीनेस फॉर ऑल द चिल्ड्रन इफ द वर्ल्ड का लोगो प्रतीक चिन्ह डैश का गेम से संबंधित है। ये तो पैरालंपिक जो गेम है इससे संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मुझे जीतने दो, अगर मैं जीत नहीं सकता तो मुझे साहस से या साहसिक कार्य से प्रयास करने दो, ठीक है। यह शपथ किन खेलों में लिया जाता है, किस ओलंपिक में ली जाती है, ठीक है। तो ये आपका विशेष ओलंपिक खेल जो होते हैं इसके अंदर ये शपथ लिया जाता है। कितना मस्त शपथ है कि भाई या तो मेरे को खेलने दे दे, अगर मैं खेल नहीं सकता ना, अगर मैं जीत नहीं सकता, ठीक है, तो भाई मुझे अच्छे से प्रयास तो करने दे कम से कम, ठीक है। तो विशेष ओलंपिक खेलों में ये शपथ लिया जाता है। अब यही चीज़ इंग्लिश मीडियम में यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके पूरा का पूरा रीड कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन था डिसेबिलिटी मीन्स, तो आपको कमेंट करके बताना है डिसेबिलिटी का क्या मतलब होता है, ठीक है। बाकी यहाँ पर आप क्वेश्चंस देख सकते हैं और आंसर भी देख सकते हैं साथ ही साथ। चलिए अब हम लोग आ गए हैं 31वें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर देखिए क्या है कि गंगा स्कूल की टीमों ने बास्केटबॉल क्लस्टर टूर्नामेंट के लिए अभ्यास शुरू कर दिया है। एक दिन स्कूल सचिव ने खेल के मैदान में जाकर अभ्यास सत्र देखा। उन्हें लगा कि खिलाड़ी कमज़ोर है। कोच से चर्चा के बाद उन्होंने खिलाड़ियों की ज़रूरतों को ठीक करने के लिए डाइटिशियन की व्यवस्था की। डाइटिशियन वो लोग होते हैं जो आपको खाने के बारे में सजेस्ट करते हैं कि सर आपको ये नहीं खाना चाहिए, आपको ये खाना चाहिए। जैसे बॉलीवुड में अगर आप देखेंगे या बड़े-बड़े जो लोग होते हैं अंबानी, अडानी, ठीक है, करोड़पति जो लोग होते हैं ना, वो सब अपने साथ एक डाइटिशियन रखते हैं। डाइटिशियन का काम ही यही होता है कि उनको टाइम टू टाइम सजेस्ट करते रहना कि सर ये मिठाई मत खाइए, ये मिठाई आपके लिए दिक्कत करेगा। आप एक काम कीजिए, आप ये वाला मिठाई खाइए, ये आपको दिक्कत नहीं करेगा, ठीक है। तो इस तरह का काम उनका होता है कि खाने के बारे में सजेस्ट करना। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर आपको ये दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि कमज़ोर खिलाड़ियों के लिए किस प्रकार के पोषक तत्वों की सलाह दी जाती है। तो जो खिलाड़ी कमज़ोर है उनको यहाँ पर प्रोटीन युक्त भोजन की सलाह दी जाती है कि भैया ऐसा भोजन कीजिए जिसके अंदर प्रोटीन की प्रचुर मात्रा हो। अब आप मुझे बताइए कि प्रोटीन कौन कौन से खाने में सबसे ज़्यादा हमें मिलता है, ठीक है। कोई ऐसे 4 फूड का नाम बता दीजिए कमेंट में जिसमें प्रोटीन सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अधिक ऊर्जा के लिए डैश पोषक तत्वों का नाम आपको बताना है, इसकी सिफारिश की जाती है। तो अगर आपको ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो आपको कार्बोहाइड्रेट पोषक तत्व लेना चाहिए जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा मिल सके, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है, विटामिन को डैश भी कहते हैं। तो जो विटामिन होता है बच्चों उसको निवारक और रोगों से लड़ने वाले पोषक तत्वों के रूप में भी देखा जाता है कि भैया अगर आपने प्रॉपर विटामिन्स वगैरह लिए तो आप रोगों से अच्छे से लड़ सकते हैं और पोषक तत्व तो आपको मिल ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विटामिन 8 पानी में घुलनशील डैश का एक समूह है जो सेल्यूलर चयापचय के लिए महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर आपका विटामिन आ जाएगा, ठीक है। अब यही आप क्वेश्चंस इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं। क्वेश्चन से रिलेटेड जो यहाँ पर आपको पढ़ने के लिए दिया गया था ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और इससे रिलेटेड जो हमारा क्वेश्चन था यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस तरह से आंसर इस तरह से आपको लिखते हुए चलना है बच्चों, ठीक है। चलिए अब हम लोग आ गए हैं सेक्शन ई के अंदर जिसे हिंदी में आप खंड ई भी कहते हैं। इसके अंदर हमसे लॉन्ग आंसर टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, बोले तो दीर्घ उत्तरीय प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो पूछे जाएंगे, उसका आंसर हमें देना है। बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे बच्चे, ठीक है, और बड़ा बड़ा आंसर भी लिखना है। पहला क्वेश्चन है, भार नियंत्रण हेतु भोजन का वर्णन करें। अगर कोई व्यक्ति, ये देख रहे हैं ये कुंफू पांडा की तरह इतना मोटा हो गए हैं तो वो अपना वेट कैसे कंट्रोल कर सकते, ठीक है। तो अगर किसी को अपना वेट कंट्रोल करना है और ये सूमो रेसलर की तरह नहीं बनना है तो वो क्या क्या कर सकते हैं, वो कर सकते हैं संतुलित भोजन लेना, ये काम वो कर सकते हैं। बैलेंस डाइट लीजिए बिल्कुल,
पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए, ठीक है। अधिक रेशेदार भोजन को आपको खाना है, नियमित चिकित्सा जांच करवाना है, टाइम टू टाइम डॉक्टर से यहाँ पर आपको चेकअप करवाते रहना है ताकि वो आपको सलाह देते रहे। अधिक वसा का सेवन न करें, ज़्यादा फैट वाली चीज़ों को आपको नहीं खाना है, जैसे चाउमीन, मोमोज, बर्गर, फिंगर, इन सबको अवॉइड करना है। फास्ट फूड की श्रेणी में आ जाते हैं ये। और जो वसा वाली चीज़ें होती हैं जिसके अंदर आपको फैट ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलेगा, जैसे नॉन वेज वगैरह हो गया, इन सबको अवॉइड करना है अगर आपको अपना वेट कंट्रोल करना है तो बच्चों, ठीक है। इसी को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके लिख देना है, पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, डिस्क्राइब फूड्स फॉर वेट कंट्रोल, तो बैलेंस डाइट आपको लेना है और लार्ज अमाउंट में वाटर आपको कंज्यूम करना है। आपको जो खाना खाना है उसके अंदर जो है वो रेशेदार होना चाहिए, फाइब्रस होना चाहिए। रेगुलर मेडिकल चेकअप आपको करवाना है और ज़्यादा आपको यहाँ पर फैट वाली चीज़ों को कंज्यूम नहीं करना है बच्चों, ठीक है। अब हम लोग आ गए हैं 33वें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि प्रोटीन पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है। प्रोटीन पर आपको कमेंट करना है, तो चलिए भैया कर देते हैं। प्रोटीन के बारे में इस तरह से आप लिख सकते हैं कि प्रोटीन जो है एक वृहद पोषक तत्व होता है। प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन व कभी कभी सल्फर नामक तत्वों से बनी हुई होती है। प्रोटीन के जो अणु होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं, इसीलिए यह प्रत्यक्ष रूप से हमारे रक्त में नहीं मिल पाते हैं, अतः हमारे पाचन क्रिया संस्थान के द्वारा अमीनो एसिड में बदल दिए जाते हैं। यह 23 अमीनो एसिड होते हैं जिनमें से 9 अमीनो एसिड आहार में अवश्य उपलब्ध होने चाहिए, ठीक है, जो कि हमारे भोजन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ये होने ही होने चाहिए। इन अमीनो एसिडों का प्रयोग शरीर के द्वारा रक्त, मांसपेशियों, नाखूनों व त्वचा, बालों व आंतरिक अंगों के निर्माण के लिए किया जाता है। ये जो अमीनो एसिड होते हैं बच्चों, इनसे हमारे शरीर के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स जो है वो बनते हैं, ठीक है। प्रोटीन नए उसको बनाता है, ठीक है। टूटे हुए उसको यहाँ पर ऊतक जो होते हैं उनकी मरम्मत करता है। जो नए टिश्यूज़ होते हैं उनको यहाँ पर बनाता है और जो टूटे हुए यहाँ पर टिश्यूज़ होते हैं, ऊतक होते हैं, उनकी मरम्मत करता है। जल तथा अम्लों के संतुलन को नियमित करता है। जो हमारे बॉडी के अंदर जो वाटर है और जो एसिड है दोनों का बैलेंस बना करके रखता है। कौन? प्रोटीन। अब प्रोटीन के स्रोत क्या क्या हो सकते हैं? दूध और दूध से बने पदार्थ हो सकते हैं, साबुत दाल हो सकता है, मांस एवं अन्य मांसाहारी आहार हो सकता है, मेवे और तेलीय बीज जो होते हैं यहाँ से हमें प्रोटीन मिल सकता है बच्चों। तो इस प्रकार से आप प्रोटीन के बारे में लिख सकते हैं, ठीक है। ओवरऑल देखा जाए तो प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यही इंग्लिश मीडियम में आपका इस तरह से रहेगा, राइट अ नोट ऑन प्रोटीन या कमेंट ऑन प्रोटीन। तो भैया इस तरह से आपको लिख देना है, थोड़ा और एक्सप्लेन करके इंग्लिश में आपको लिखना होगा। ओके बच्चों, अब हम लोग आ गए हैं 34वें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है कि महिलाओं की खेलों में भागीदारी को बढ़ावा देने के तरीकों का वर्णन कीजिए। किस तरह से महिलाओं को हम ज़्यादा से ज़्यादा खेलों के अंदर पार्टिसिपेट करवा सकते हैं उसके बारे में आपको बताना है। क्योंकि देखिए भारत जो है ना एक पुरुष प्रधान समाज के अंदर रहा है, जिसके अंदर पुरुषों को ज़्यादा यहाँ पर भारत देश के अंदर महत्व दिया जाता है, महिलाओं को नहीं दिया जाता है। तो हम कैसे महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा खेलों के अंदर पार्टिसिपेट करवा सकते हैं उसके बारे में आपको बताना है। तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं कि खेलों को अनिवार्य बनाना। अगर हम खेल को कंपलसरी बना देंगे तो महिलाओं को आना ही आना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। पहुंच प्रदान करना, कई ऐसे गांव हैं, कई ऐसे कस्बे हैं जहां तक गेम्स का पहुंच ही नहीं है। मान लीजिए वहां की लड़कियां हॉकी में बहुत अच्छी हैं, कोई गांव का लड़की, ठीक है, मान लीजिए हरियाणा का एक गांव है, वहां की लड़कियां हॉकी में, बास्केटबॉल में बहुत अच्छी है, लेकिन वहां तक वो खेल है ही नहीं, पहुंचा ही नहीं है, तो कैसे वो आगे बढ़ेंगी। तो खेलों की पहुंच को और हमें बड़ा करना पड़ेगा, ठीक है, उसका विस्तार करना पड़ेगा। प्रतिस्पर्धी खेलों में शामिल होने वाली लड़कियों से जुड़ी बाधाओं को कम करना पड़ेगा। जो लड़कियां कंपटीशन वाले गेम्स खेलती हैं उनमें जो उनको बाधाएं आती हैं तो उन बाधाओं को दूर करना पड़ेगा। अधिक महिला प्रशासक होना चाहिए, ज़्यादा ट्रेनर जो कोच होते हैं, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं ही होनी चाहिए। क्योंकि देखिए वो आपने डायलॉग सुना होगा ना, एक औरत ही दूसरे औरत का दर्द समझ सकती है, ठीक है। तो उसी तरह से एक महिला ही दूसरे महिला को ज़्यादा बेटर तरीके से समझ सकती है, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। लेकिन आज के टाइम पे थोड़ा सा ऐसा कम देखने को मिलता है, लेकिन आप मान सकते हैं। मान लीजिए कि आप कहीं गेम खेलने गए अपने स्टेट छोड़ करके दूसरे स्टेट में, ठीक है, और आपका जो कोच है वो एक यहाँ पर लड़की है, तो आप थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर सकते हैं, एक टाइम को हो सकता है। लेकिन अगर आपका कोच लड़का है और आप भी लड़के हैं तो आप कंफर्टेबल फील करेंगे, समझ रहे हैं ना आप।
तो इसीलिए यहाँ पर बोला गया है कि अगर महिलाओं की खेलों में भागीदारी को बढ़ाना है तो महिलाओं को ही यहाँ पर कोच के रूप में आगे लाना पड़ेगा। ठीक है, साथ ही साथ आप लिख सकते हैं महिला खिलाड़ियों के लिए प्रतिभा खोज का संचालन करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा टैलेंट वगैरह खोजने के लिए इस तरह से यहाँ पर संचालन करना चाहिए। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, डिस्क्राइब द वेज टू प्रमोट वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स करके। तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं, वीडियो पॉज करके पूरा का पूरा रीड आप कर सकते हैं बच्चों। इसी क्वेश्चन के अंदर आपको एक अथवा दे दिया है, एक चॉइस दे दिया है, यानी कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो नीचे वाला क्वेश्चन आप कर सकते हैं। इसके अथवा में, इसके चॉइस में देखिए क्या क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि पैरालंपिक खेलों के प्रारंभ उद्भव के बारे में संक्षेप में बताइए। पैरालंपिक जो खेलें होती हैं उसके बारे में आपको पूरा डिटेल में बताना है। तो आंसर इस तरह से लिखेंगे, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लाखों लोगों को काफ़ी भीषण पीड़ा से गुजरना पड़ा। काफ़ी लोग युद्ध की भीषणता को याद कर कांप उठते थे। दूसरा विश्व युद्ध जो हुआ हमारा 1939 से 1945 तक, बहुत ज़्यादा भयानक था बच्चों। लाखों लोग मरे यहाँ पर, ठीक है, और बहुत लोगों को पीड़ा महसूस हुई। बहुत सारे लोग अगर उस दिन को याद करते हैं तो आज भी उनका रूह कांप जाता है। ठीक है, इस युद्ध का दर्द समझते हुए सर लुडविग जोसेफ गल्टमैन ने सन 1948 में लंदन के विभिन्न अस्पतालों में शारीरिक रूप से विकलांग हुए लोगों की प्रतियोगिता का आयोजन किया, जो काफ़ी सफल रहा तथा काफ़ी सराहा गया इसको। इसी से प्रेरित होकर के 1960 के रोम ओलंपिक के दौरान लुडिंग गटमान जो है, यहाँ पर गटमा जो है, उन्होंने करीबन 400 विकलांग खिलाड़ियों को एकत्रित किया और खेलों का आयोजन किया। ठीक है, इन खेलों को पैरालंपिक का नाम दिया गया बच्चों। ठीक है, अब आगे देखिए बताया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक संस्था जो कि समर और विंटर ओलंपिक खेलों का आयोजन करती है, इसका मुख्यालय जो है वो बान जर्मनी में है। अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक का सिंबल जो है वो 3 रंगों लाल और नीला और हरा शामिल है इसके अंदर, जो इसका सिंबल है, तथा इसका मोटो जो है वो स्पिरिट इन मोशन है। तो इस तरह से आप यहाँ पर पैरालंपिक के बारे में बता सकते हैं, इन खेलों के प्रारंभ या उद्भव के बारे में। ठीक है, कैसे स्टार्टिंग में दूसरे विश्व युद्ध से जो एक तरह से हार चुके, थक चुके लोग थे जो हॉस्पिटल्स में भर्ती थे, तो सर लुडविग गल्टमैन ने किस तरह से उनके लिए एक यहाँ पर प्रतियोगिता आयोजित की जो बहुत ज़्यादा सफल रहा। और 1960 का जो रोम ओलंपिक था, इसके दौरान जो है इन्होंने लुडिंग गटमा ने क्या किया कि 400 विकलांग खिलाड़ियों को एकत्रित किया और खेलों का आयोजन किया। इन खेलों को ही पैरालंपिक का नाम दे दिया गया। ठीक है, धीरे धीरे यही बहुत ज़्यादा फेमस हो गया और इसका जो मुख्यालय है यहाँ पर वो बान जर्मनी में हो गया। और अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक का जो सिंबल है बच्चों वो 3 रंगों लाल, नीला और हरा इसके अंदर शामिल है, इसके सिंबल के अंदर। और इसका जो मोटो है वो है स्पिरिट इन मोशन करके। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों। तो यहाँ पर हमारा फिजिकल एजुकेशन का सैम्पल पेपर नंबर जो 1 था वो समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा बच्चों। तो बस बच्चों यही था आज का ये वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करते हैं उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोज़ को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, विद्यालय स्टडी पॉइंट को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोज़ हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का, घंटी घंटा कुछ भी कह सकते हैं, उसका आइकन देखने को मिलेगा। उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो लेकर के आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर आ जाया करे और आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना सके। अगर आप अपने फिजिकल एजुकेशन के बोर्ड एग्जाम की तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाना चाहते हैं तो आप फिजिकल एजुकेशन के 20 सैम्पल पेपर का PDF बाय कर सकते हैं। ये जो सैम्पल पेपर्स है ये हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है और इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल है। ठीक है, अगर आप इन सैम्पल पेपर्स को लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे इस व्हाट्सअप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वैसे इनका जो प्राइस है वो 199 रुपीज़ है, लेकिन अभी अगर आप लेते हैं तो 50% का हैवी डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। उसके लिए उनको आप एक कूपन कोड बता दीजिएगा VSP07, और जैसे ही ये कूपन कोड आप उनको बताएंगे, ये जो फिजिकल एजुकेशन के सैम्पल पेपर है 20 सैम्पल पेपर्स, ये केवल 99 रुपीज़ में आपको देखने को मिल जाएंगे। इस हिसाब से एक सैम्पल पेपर आपका केवल 5 रुपये का पड़ा। ठीक है, और 99 रुपीज़ में आपको 20
सैम्पल पेपर का जो PDF है वो देखने को मिल जाएगा। चाहे आप हिंदी मीडियम में लेना चाहते हैं तो हिंदी में ले लीजिए और इंग्लिश में लेना चाहते हैं तो इंग्लिश में ले लीजिए। ये केवल सैम्पल पेपर नहीं है बच्चों, इसके अंदर हमारा आज तक का सारा एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सारी चीज़ें आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगी। तो आज ही इन सैम्पल पेपर्स को लीजिए और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में 4 चांद लगा दीजिए। ठीक है, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।